नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के बारे में। तो भैया आप में से बहुत सारे लोगों की कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो लड़ाई झगड़ा हुआ ही होगा। लड़ाई मतलब मारा मारी नहीं, ऐसे कहा सुनी टाइप का। अब आपका अगर ना हुआ हो तो हो सकता है आपके मम्मी पापा का या फिर आपके भाई वगैरह का, कोई किसी रिलेटिव्स का, पड़ोसी का, या आपका अपने कभी ना कभी किसी मित्रों के साथ कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब हम इतने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में रहते हैं, सबकी विचारधाराएं क्या है, अलग अलग हैं, तो ऐसे में लड़ाई और झगड़ा होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब आप जरा सोच करके देखिए एक ऐसी कंट्री के बारे में। किसी कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग तरीके का खाना खाने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में तो लड़ाई होने की संभावना और भी ज़्यादा है। तो फिर कोई देश इतने सारे डाइवर्सिटी होते हुए भी खुद को मैनेज कैसे करता है? अब हमारे अपने ही देश भारत को ले लीजिए, तो भारत के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पे बटे हुए लोग रहते हैं। पर हम लोग कितने सालों से बहुत अच्छी तरीके से रहते आए हैं। हाँ, कभी कभार लड़ाई झगड़ा वगैरह ज़रूर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम क्या होते हैं, बिल्कुल शांति के साथ रहते चले आए हैं। तो फिर अब हम देखते हैं कि आखिर ये सरकार इतने लोगों को मैनेज कैसे कर पाती है। उसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेंगे एक देश, हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका हमारे भारत के एक स्टेट तमिलनाडु से कुछ दूरी पर स्थित है। इसकी राजधानी कोलंबो है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। यहाँ की पॉपुलेशन में 3 तरीके की कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। कम्युनिटी मतलब समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे पहला है सिंगली भाषा को बोलने वाले। अब ये सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 74% है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे तमिल वर्ग के लोग, जो कि तमिल भाषा बोलते हैं। इनकी जो आबादी है वो तकरीबन 18% के आसपास है। अब इन तमिल में भी ना 2 सब ग्रुप बने हुए हैं। तमिल में भी 2 तरीके के तमिल हैं। एक तो वे तमिल है जो श्रीलंका में ही पैदा हुए और श्रीलंका में ही मरे, अर्थात जिनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज वगैरह श्रीलंका के ही थे। मतलब उनके बाप, दादा, काका, भैया, फूफा, नाना, चाचा, मौसा, उस सब श्रीलंका के थे। श्रीलंका में पैदा भैन और श्रीलंका में सब मर गए। तो ये सब कह रहे हैं भैया श्रीलंका के लोग थे, जिनकी आबादी तकरीबन 13% के आसपास आए। और दूसरे नंबर पे आते हैं भारतीय मूल के तमिल लोग। अभी भारतीय मूल के कौन से लोग हो गए? तो अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे यहाँ के पूर्वजों को पकड़ पकड़ के अंग्रेज लोग ले जा कर के इनसे मजदूरी कराया करते थे। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे देश से मजदूरों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था विदेशों में काम करवाने के लिए। तो उसी तरीके के दौर में प्लांटेशन का काम करने के लिए हमारे तमिलनाडु सेक्टर से बहुत सारे वर्कर्स को यानी मजदूरों को पकड़ कर के ले गए थे, जिनमें हिंदू थे और क्या थे, मुसलमान थे। ये लोगों को प्लांटेशन के काम के लिए श्रीलंका ले गए थे। कौन लोग ले गए थे? तो ब्रिटिशर्स ले गए थे, यानी अंग्रेज लोग ले गए थे, गोरी चमड़ी वाले लोग इनको लेकर के गए थे। और ये लोग बेचारे वहाँ काम किए, आज़ादी के बाद वहीं अच्छा लग गया, वहीं सेटल हो गए। तो इसलिए इनको किस नाम से जाना जाने लगा? इंडियन तमिल के नाम से वहाँ श्रीलंका में इनको जाना जाता है। अब बाकी जो बची आबादी है वो 7%, उसमें क्रिश्चियन लोग रहते हैं। अब क्रिश्चियन में भी बवाल है। क्रिश्चियन में कुछ लोग तो सिंगली भाषा बोलते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि श्रीलंका का ग्रुप्स कितने डिफरेंट टाइप के कम्युनिटीज़ के बीच में घिरा हुआ है। अब होता क्या है, 1947 में हमारे देश भारत को मिलती है आज़ादी। उसी के जस्ट 1 साल बाद श्रीलंका हमारा जो पड़ोसी देश है उसको भी आज़ादी मिल जाती है, यानी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिलती है। तो जब श्रीलंका को आज़ादी मिलती है, अंग्रेज लोग यहाँ से जब जाने वाले होते हैं, तो यहाँ पर संख्या में जो ज़्यादा लोग होते हैं सिंगली लोग, वो सत्ता को कब्जा कर लेते हैं। और सत्ता पर कब्जा होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, मनचाहा रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने तरीके से सरकार को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब भैया
किसी देश के अंदर अगर एक खास कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हो, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि बहुसंख्यक हो, जिनकी, अब बहुसंख्यक का मतलब क्या होगा, तो बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी का मतलब यह होगा कि जो नंबर्स में ज़्यादा हो, ऐसे लोग जो नंबर्स में ज़्यादा होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक या मेजॉरिटी बोलेंगे। और ऐसे लोग, कम्युनिटी या ग्रुप्स जो नंबर्स में कम होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी बोलेंगे। अब चूंकि जब ये लोग नंबर्स में ज़्यादा थे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मेजोरिटेनिज्म की घटना होना संभव थी। मेजोरिटेनिज्म क्या है, इसका मतलब होता है बहुसंख्यवाद। जब ऐसे लोग जो कि नंबर्स में ज़्यादा हों वो क्या करें, अपने देश के अंदर रहने वाले अन्य छोटे ग्रुप जिनको माइनॉरिटी कहा जा सकता है, उनकी इच्छाओं का, उनके तौर तरीक़ों का, उनका कोई रिस्पेक्ट ना करते हुए अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोप दें। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटेनिज्म या बहुसंख्यवाद के नाम से जानते हैं। तो भैया इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने 1956 में एक एक्ट पारित कर दिया। किसने, सिंघली लोगों ने पारित कर दिया। इन्होंने कहा देख भाई, अगर श्रीलंका में रहना है तो सिंघली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और सिंघलियों को जॉब्स में और एजुकेशन के सेक्टर में इनको वेटेज मिलने लगा। अर्थात अगर दो कैंडिडेट सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एक सिंघली भाषा का है और एक तमिल भाषा का है, तो सिंघली वाला सेलेक्ट हो जाएगा और तमिल वाला बेचारा लटक जाएगा। ये बात हुई थी। और दूसरा क्या था, चूंकि सिंघली लोग बुद्धिस्ट थे, इसलिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए बुद्धिज्म रिलीजन को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे दिक्कत ये हुई कि जो बाकी रिलीजन के लोग थे, जिनमें श्रीलंकाई मूल के कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान वगैरह थे, इनको बड़ी दिक्कत होने लगी कि भैया एक तो हमारी भाषा को आप लात मार दिए, ऊपर से हमारे धर्म को भी किनारे कर दिए, अब हम काहे लिए मान के चलें आपकी भाषा और आपके धर्म को। तो इससे क्या हुआ, तमिल लोग और सिंघलियों लोग के बीच में क्या होगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो भैया मारकाट शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब तमिल लोगों को क्या लगा, अब अभी तक हमने क्या सीखा कि जो श्रीलंका की यानी सिन्हलाज की गवर्नमेंट्स थी, सिंघली लोगों की गवर्नमेंट थी, वो सरकार इन्हीं लोगों की भाषा को, इनके कल्चर को, इनके रिलीजन को, सबको क्या दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी। और ये जो बेचारे तमिल लोग थे, जो कौन लोग थे, तमिल लोग थे, इन लोगों की ना तो भाषा, ना तो कल्चर, ना तो रिलीजन, इन सबको लात मार दिया गया था। ऊपर से इनको इग्नोर अलग से किया जा रहा था। अब इन बेचारों को तो यहाँ तक लगने लगा, इन छुटकू लोगों को यहाँ तक लगने लगा कि इनके फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। अभी फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। मूल अधिकार कैसे, राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता के अधिकार में सरकार भेदभाव कर रही है। समानता के अधिकार का मतलब सारे के सारे नागरिक एक बराबर, पर यहाँ ऐसा नहीं था। श्रीलंकाई गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सिंघलियों को ज़्यादा वेटेज दे रही थी। तो अब इससे ये हुआ कि प्यार मोहब्बत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि इन लोगों को लगने लगा कि देख भाई, अब अगर हमको श्रीलंका के अंदर टिकना है तो इसका मतलब अपनी खुद की एक पार्टी बनानी पड़ेगी। अपने आप को अगर सर्वाइव करना है तो इन लोगों ने एक खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। और उस पार्टी की डिमांड क्या थी, इनका डिमांड था कि जिस तरीके से आपने सिंघली को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, उसी तरीके से तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करिए। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि आप एक सेपरेट गवर्नमेंट का निर्माण करिए जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों और अलग अलग समुदायों के ऊपर शासन करे। जैसे हमारे देश भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की शासन हम अवध प्रांत के वासियों पर सरकार का नियंत्रण है, इसी तरीके से बिहार के अंदर बिहार की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ की और केरल के अंदर केरल की। अब आप सोचिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे, तमिल भाषा को बढ़ावा देना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग तमिल भाषा को सीख नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा वगैरह होना, पॉसिबिलिटीज़ वगैरह बढ़ जाएंगी। तो भैया इन्होंने क्या बोला कि मेनली एक सेपरेट गवर्नमेंट का निर्माण करो जो कि अलग अलग रीजन के लोगों को अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर सके। फिर इनकी तीसरी जो डिमांड थी वो क्या थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मौका दो भैया। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब समान अवसर प्रदान करिए। अगर किसी जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसमें सिंघली और तमिल इन दोनों के बीच में ना इनकी भाषा, इनके कल्चर, इनके रिलीजन को देख करके जॉब ना दी जाए, इनकी योग्यता को देख करके जॉब दी जाए। तो सरकार ने बोला अच्छा तुम लोग को और क्या चाहिए बेटा,
तो इन लोगों ने बोला बस इतना ही दे दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो सरकार ने बोला अच्छा ठीक है, बोल लिए, ठीक है। हमने कान के अंदर क्या डाल रखा था, रुई डाल रखा था, हमने सुना ही नहीं। अभी बेचारे गुस्से में लाल हो गए। अरे मतलब मजाक बात है, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और ये सुन ही नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दी सारी की सारी उनकी डिमांड्स को। फिर इन्होंने बहुत दुखी मन से ये कहा कि देखिए आपने हमारी इतनी सारी डिमांड को खारिज कर दिया, तो एक काम करिए, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर यानी उत्तर पूर्व के अंदर हमारे लिए एक सेपरेट कंट्री बना दो जहां हम खुशी खुशी रह सकें। सेपरेट कंट्री का मतलब हमारे लिए एक छोटा सा अलग देश बना दो जहां पे हम लोग खुशी खुशी रह सकें। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा अच्छा बेटा देश चाहिए, हम सुन ही नहीं रहे हैं। फिर से इग्नोर कर दिया इनकी बात को। और ये इग्नोर करते करते 1980 के इर्द गिर्द यह घटना इतनी प्रचंड तरीके से फैली, इन लोगों का गुस्सा इतना तेजी के साथ फूटा 1980 के बाद कि श्रीलंका के अंदर जगह जगह सिंघली बनाम तमिल हो गया और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। उस लड़ाई के माध्यम से हजारों लोगों की संख्या में जाने गई और हजारों लाखों की संख्या में लोग क्या हुए, विस्थापित हुए, भागे वहाँ से। विस्थापित होने के बाद वो क्या हो गए, विदेशों में जाके बेचारे रिफ्यूजी बन गए यानी शरणार्थी बन गए। और इससे श्रीलंका के सोसाइटी, इकोनॉमिक और कल्चरल बहुत भयानक तरीके से लॉस हुआ, यानी आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंची। तो इस तरीके से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होने की वजह से ये सारी कलाकारी हुई। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर सिविल वॉर क्या है। तो सिविल वॉर होता है बेटा जब किसी एक देश के अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटी यानी समुदाय, धर्म के लोग आपस में लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दें और वो लड़ाई इतनी हिंसक हो जाए कि उसमें लोगों की जान जाना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके की लड़ाई आपस में हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिविल वॉर बोलेंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो हमने ये देखा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने किस तरीके से किसी एक खास मेजोरिटी को पावर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने अपनी मेजोरिटी को बाकियों के ऊपर थोपने का प्रयास किया। और थोपने के वजह से, इस थोपने के प्रयास की वजह से वहाँ पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका को इतना ज़्यादा डैमेज हुआ। और ये सिविल वॉर बहुत लंबा चला और ये जाकर के 2009 के अंदर जाकर के थमा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर एक देश की गवर्नमेंट सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेती है, अर्थात अपने देश के अंदर हो रहे मन मुटावों का सही समय पर सही तरीके से फैसला नहीं कर देती है, तो उसका कितना बुरा परिणाम हो सकता है। अब चलिए हम एक और देश के बारे में समझते हैं, जो देश है बेल्जियम।